आसान भाषा में बोलूं तो क्लिनिकल ट्रायल्स यानी कि कुछ ऐसे टेस्ट जो किसी नई दवाई को सेफ और इफेक्टिव प्रूव करते हैं। ये टेस्ट बताते हैं कि ये नई दवाई बिना किसी साइड इफेक्ट के लोगों की मदद कर सकती है। लेकिन यहाँ भी एक कैच है, ये टेस्ट बिना पेशेंट की परमिशन के नहीं किए जा सकते हैं। जब कोई नई दवाई मार्केट में आती है तो उससे पहले उसको लोगों पे टेस्ट किया जाता है। पर हमारे देश में इस तरह के सीक्रेट क्लिनिकल ट्रायल्स बिना किसी रोक टोक के चल रहे हैं। भले ही बंदा मर जाए, लेकिन पैसा कमाने का धंधा बंद नहीं होना चाहिए। इसी सीक्रेट क्लिनिकल ट्रायल्स का एक रियल केस साल 2010 में सामने आया और इस कंट्रोवर्सी में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तक का नाम आया था। इस केस को समझने से पहले एक बार शॉर्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखो ये है यूटेरस और ये है वजाइना। यूटेरस और वजाइना को कनेक्ट करने वाले इस पाथ को सर्विक्स कहते हैं। इसी सर्विक्स में एक तरह का कैंसर जन्म ले सकता है जिसे साइंटिफिक भाषा में सर्विकल कैंसर कहा जाता है। वैसे तो कैंसर का कोई इलाज नहीं है, पर इस सर्विकल लाइनिंग में होने वाले कैंसर से बचने के लिए एक वैक्सीन महिलाओं को लगाई जाती है जिसे HPV यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन कहते हैं। अब सुनो, साल 2009 में हुआ क्या था। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट हॉस्टल में रहने वाली करीब 16,000 लड़कियों को ये HPV वैक्सीन लगाई गई थी। वैक्सीन लगाने में समस्या नहीं थी, समस्या थी परमिशन जिस तरह से ली थी उसमें। इसमें से मैक्सिमम लड़कियों के लिए क्लिनिकल ट्रायल के कंसेंट फॉर्म पर साइन उनके माँ बाप ने नहीं बल्कि उस हॉस्टल की वार्डन ने ही कर दिए थे। हुआ वही, इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट आना शुरू हुआ और कुछ लड़कियों की मौत भी हो गई। इस क्लिनिकल ट्रायल का एक और रियल इंसिडेंट सुनो। ये है राजस्थान में यहाँ है चूरू डिस्ट्रिक्ट और यहाँ है जयपुर डिस्ट्रिक्ट। साल 2018 की बात। चूरू से 19 लोगों को बस में बिठाकर जयपुर लाया गया। उन्हें बताया गया था कि जयपुर में एक मेडिकल कैंप लग रहा है जिसमें उन्हें काम दिया जाएगा, कुछ पैसे दिए जाएंगे और IPL मैच की टिकट्स भी दी जाएंगी। इन सब के लालच में ये 19 लोग जयपुर आ गए। बस जाकर रुकी मालपानी हॉस्पिटल पर जहाँ सपोजिटली वो मेडिकल कैंप लगा हुआ था। रात हो चली थी, उन्होंने खाना खाया और सोने चले गए। अगली सुबह एक डॉक्टर वहाँ आता है और कहता है कि तुम सबको कुछ दवाइयाँ दी जा रही हैं, चिंता मत करो, जरा भी तकलीफ हो तो एक्सपर्ट डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। उन लोगों को 9 दिन तक लगातार गोलियां दी गई। अब पूरा टाइम ये 19 लोग सोते ही रहते थे और दर्द में भी रहते थे। 9 दिन के बाद भी जब ये दर्द कम नहीं हुआ तब उन्होंने कंप्लेन कर दी। इस पूरे मुद्दे पर छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि ग्लेनमार्क नाम की एक बड़ी दवाई कंपनी ने ये ट्रायल्स करवाए थे और भांडा फूटने के बाद हॉस्पिटल वालों ने इस क्लिनिकल ट्रायल से साफ इनकार ही कर दिया। खैर, अब आखिरी तरह के स्कैम यानी कि अननेसेसरी सर्जरीज को समझते हैं। साल 2023 में पब्लिश्ड थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से देश में 66.8% यूटेरस रिमूवल सर्जरीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रही हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 95% सर्जरीज अननेसेसरी हैं यानी कि जबरदस्ती ही की जा रही हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक ये सर्जरीज यंग एज में और पीक रिप्रोडक्टिव एज में ही की जा रही है। इसका मतलब जब किसी महिला का शरीर सबसे ज्यादा हेल्दी स्टेट में है, हॉस्पिटल वाले उसी समय उसको जानलेवा स्टेट में फेंक रहे हैं। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि साल 2020 में पब्लिश्ड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से तो देश की 15 से 49 साल की करीब 3.3% फीमेल्स के यूटेरस निकाले जा चुके हैं। सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है आप समझ पा रहे होंगे। इस फिजूल में होने वाली सर्जरी का एक और रियल इंसिडेंट सुनो। बात है साल 2010 की। उत्तर प्रदेश के बरेली में रहने वाली ये सबीहा हामिद अपने बच्चों की डिलीवरी करवाने के लिए इस डॉक्टर M खान हॉस्पिटल में एडमिट हुई। हॉस्पिटल वालों ने ये विश्वास दिलाया था कि उनके हॉस्पिटल में सबीहा को बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी और डिलीवरी भी एकदम कंफर्टेबली होगी। एडमिट होते वक्त सबीहा की कंडीशन एकदम नॉर्मल थी। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद लगभग दिन के 3 बजे सी सेक्शन डिलीवरी की सलाह दी, लेकिन सबीहा की फैमिली और हस्बैंड ने इस ऑपरेशन के लिए कंसेंट नहीं दिया। सबीहा को लेबर रूम में ले जाया गया और कुछ ही सेकंड्स बाद उसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया। सबीहा को कुछ इंजेक्शंस लगाए गए और वो बेहोश हो गई। उसके बाद डॉक्टर्स ने बिना कंसेंट के ही उसकी सी सेक्शन डिलीवरी कर दी। फाइनली हॉस्पिटल वाले तो अपना पैसा बनाने का दाव खेल चुके थे। खैर, डिस्चार्ज होने के बाद सबीहा को कंटिन्यू पेट में दर्द होना शुरू हो गया। जितनी बार भी सबीहा डॉक्टर के पास गई, हर बार उन्होंने सेम ही जवाब दिया कि ये दर्द ऑपरेशन की वजह से हो रहा है, ये एकदम नॉर्मल सी बात है और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। दिन ब दिन दर्द बढ़ता ही जा रहा था और अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। अंत में सबीहा लखनऊ के एक हॉस्पिटल में एडमिट हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि उसके पेट में एक कॉटन का बंडल था जो उस दर्द की वजह बन रहा था। एनीवेज, फर्जी सी सेक्शन और यूटेरस रिमूवल के अलावा हार्ट में स्टेंट डालना, नी या घुटना रिप्लेसमेंट करना, कैंसर सर्जरीज करना या IVF ट्रीटमेंट करना भी मैक्सिमम केसेस में रिक्वायर्ड ही नहीं होता है। फिर भी डॉक्टर्स पैसा बनाने के लिए इन सबको अंजाम दे देते हैं। और हाँ, एक चीज और बताता हूँ, फिजूल की गई सर्जरीज के अलावा हॉस्पिटल वाले कई बार गलत सर्जरीज भी कर देते हैं। गलत यानी कि बंदा करवाने तो किसी और पार्ट का ऑपरेशन गया था पर डॉक्टर ने किसी और ही पार्ट का ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर्स भी लाइक, अरे ये भी निकाल देता हूँ और ला ये भी निकाल देता हूँ।
इसी से रिलेटेड एक रियल इंसिडेंट सुनो। हुआ कुछ ऐसा था कि 23 जून 2023 को हरि मोहन और उसकी पत्नी अपने 2.5 साल के बच्चे को बरेली के इस डॉक्टर एम खान हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे। बच्चे को तुतलाने की प्रॉब्लम थी, जिसका रीजन था टंग टाई। टंग टाई एक ऐसी कंडीशन है जहां एक बच्चे की जीभ इस तरह से चिपकी रहती है, जिसकी वजह से जीभ का मूवमेंट कम हो जाता है। एक बार इस जीभ को देखो और अब इस जीभ को देखो। आप देख पा रहे होंगे कि इस राइट साइड वाली जीभ और तलवे के बीच में ये जो एक्स्ट्रा फाइबर है, इसकी वजह से ही जीभ का मूवमेंट रुक जाता है। नॉर्मली हम लोगों में ये एक्स्ट्रा फाइबर नहीं होता है। इस एक्स्ट्रा फाइबर की वजह से ही बच्चा सही से नहीं बोल पाता है और तुतलाने लगता है। इसको ठीक करने के लिए एक छोटा सा ऑपरेशन करना होता है, जिसमें डॉक्टर इस एक्स्ट्रा फाइबर को कैंची से इस तरह से काट देता है। तो प्रॉब्लम तुतलाने की थी, ऑपरेशन जीभ का ही करना था। ऑपरेशन के जस्ट पहले हॉस्पिटल वालों ने हरिमोहन को साइन करने के लिए कुछ पेपर्स दिए। उन पेपर्स में इंग्लिश में लिखा हुआ था और चूंकि हरिमोहन को इंग्लिश नहीं आती थी तो उसने ये बात डॉक्टर को बताई और पूछा कि पेपर्स में क्या लिखा है। डॉक्टर ने इस बात को टालते हुए कह दिया कि इसमें कोई खास बात नहीं है, तुम तो बस साइन कर दो। ऑपरेशन हुआ और बच्चे को वार्ड में शिफ्ट भी कर दिया गया। थोड़ी देर बाद ही जब इस 2.5 साल के बच्चे को गर्मी लगने लगी तो उसकी माँ ने बच्चे के कपड़े खोल दिए। कपड़े खोलते ही उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। बच्चे के प्राइवेट एरिया पर एक पट्टी बंधी हुई थी। पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मच गया क्योंकि इस बच्चे का खतना या सर्कमसिजन कर दिया गया था। इसी केस की वजह से डॉक्टर एम खान हॉस्पिटल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था। जांच में ये सामने आया था कि अस्पताल के प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी, जिसके चलते अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। कोई भी ओपीडी नहीं चालू की जाएगी और ना ही कोई भी मरीज एडमिट किया जाएगा। अब एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला है कोई भी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग बॉडी का ना होना और दूसरा है लोगों में अवेयरनेस ना होना। एक एक करके दोनों रीजंस को समझेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग बॉडी वाले से करते हैं। देखो, ये है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में टॉप मेडिकल बॉडी है और इसका काम है मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशनल्स यानी कि मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों के एथिकल बिहेवियर पर नजर रखना। लेकिन ये बॉडी अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से निभाने में काफी हद तक फेल है। साल 2016 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्किंग मैकेनिज्म यानी कि काम करने के तरीके को रिव्यू करने के लिए सरकार ने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने ये क्लियरली बताया था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफिशियल काम को भूलकर बस मेडिकल कॉलेजेस को लाइसेंस देने का काम ही करती रहती है। इनफैक्ट मेडिकल एथिक्स को तो पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। मोरओवर, इंडिया में लोग क्वैक्स यानी कि झोला छाप डॉक्टर्स पर काफी विश्वास करते हैं और छोटी मोटी बीमारियों में तो ऐसे ही डॉक्टर्स के पास जाना पसंद करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस झोला छाप वाले कॉन्सेप्ट को एक रियल इंसिडेंट की मदद से समझो। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया जब 33 लोग एक साथ HIV पॉजिटिव पाए गए और रीजन था एक झोला छाप डॉक्टर। ये जो डॉक्टर आपको साइकिल पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ये है राजेश यादव। राजेश इसी तरह घूमते हुए लोगों का इलाज करने का दावा करता है और अपने इस इलाज को जादुई इलाज भी कहता है। इस जादुई इलाज में शामिल है ये 3 पुड़िया और 1 इंजेक्शन। ये बताओ छोटू, तुम कब गए रहे उस डॉक्टर के पास, कब गए थे? 1 साल हुआ है। तो तुमको कोई इंजेक्शन लगाया गया था? हाँ, इंजेक्शन लगाया था, दवा भी दी थी 3 खुराक। और इस जादुई इलाज की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये डॉक्टर इस इंजेक्शन में इस्तेमाल होने वाली सिरिंजेस को पानी से धोता है और अपने पेशेंट्स को लगा देता है। आई होप ये बात हम सबको ही पता है कि एक ही सिरिंज को बार बार यूज नहीं करना होता है, पर शायद इस डॉक्टर ने ये सोचा कि सिरिंज भी कपड़े जैसी ही होती है, बस धो लो और फिर से पहन लो। इस बंदे ने सभी लोगों को एक ही सिरिंज से इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से लगभग 33 लोगों को HIV एड्स जैसी खतरनाक बीमारी हो गई। What has that meant? That 33 people, including a boy as young as 13, now have HIV because he allegedly injected many people using the same infected syringe. बात जब अवेयरनेस की हो ही रही है तो आपने ये भी नोट किया होगा कि बहुत सारे फार्मासिस्ट यानी कि केमिस्ट भी इस तरह से झोला छाप डॉक्टर वाला काम करते हैं। क्योंकि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए डॉक्टर को दिखाने की बजाय वो इन केमिस्ट से ही दवाइयां लेना प्रेफर करते हैं। इवन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से तो एक केमिस्ट ना तो कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर सकता है और ना ही प्रैक्टिस कर सकता है, यानी कि एक डॉक्टर वाला काम नहीं कर सकता। फिर भी हमारे देश में ये धंधा खुलेआम चल रहा है। दिल्ली में 2 साल की एक बच्ची मुस्कान बुखार और जुकाम की वजह से बीमार है। मुस्कान के माँ बाप पास ही की एक मेडिकल शॉप पर लोकल डॉक्टर का पता पूछने के लिए गए और तभी वो केमिस्ट अपनी चौड़ में उन्हें ये बोलता है कि ऐसी छोटी मोटी बीमारी में डॉक्टर के पास जाना ही क्यों है, मैं हूं ना, और झट से एक इंजेक्शन बच्ची को लगा दिया। करीब 10 मिनट बाद ही वो बच्ची एकदम ठंडी पड़ गई और बेहोश हो गई। तुरंत ही पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल लेके गए जहां उस बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। इन सभी हॉस्पिटल स्कैम से बचने के लिए एक चीज जो आप कर सकते हो वो ये कि हॉस्पिटल में जब भी आपसे मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में पूछा जाए तो एक बार के लिए तो मना कर दो। आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस हो
तब भी आप मना कर दो। जब तक आपका सही से डायग्नोसिस ना हो जाए तब तक आपको ये नहीं बताना है कि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है। ये बात तो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि डायग्नोसिस भी आजकल इस बात पर डिपेंड करता है कि किस बंदे से कितना पैसा निकालना है। जिन केसेस में इमरजेंसी नहीं है उन केसेस में आप 3 से 4 जगहों से डायग्नोस करवाओ ताकि सही बीमारी का पता लगाया जा सके। एक चीज और जो आप कर सकते हो वो ये कि किसी डॉक्टर को अपनी जान पहचान में रखो ताकि वो आपको सही से गाइड कर सके और आप इस तरह के स्कैम के दलदल में फंसने से बच सकते हो। इसके अलावा ओवरचार्जिंग वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए हमेशा हॉस्पिटल वालों से अपना आइटमाइज्ड बिल मांगो। आइटमाइज्ड बिल में आपको हर उस चीज की डिटेल मिल जाएगी जिसके लिए आपसे पैसे लिए गए हैं, जैसे डॉक्टर्स की फीस, टेस्ट चार्जेस, दवाइयां और ट्रीटमेंट्स। हर आइटम का अपना एक कोड होता है जो आपको ये बताता है कि आपने कौन सी सर्विसेज ली हैं और उन सर्विसेज के लिए आपसे कितना कितना पैसा लिया गया है। कई बार आपके हॉस्पिटल बेड टेबल के अंदर कुछ दवाइयां और सामान होता है, जनरली वो लॉक्ड भी होता है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल वाले उसका पैसा आपके बिल में जोड़ देते हैं। मतलब आपने यूज भी नहीं किया, वो सामान आपका है भी नहीं, फिर भी आपको उसके लिए पे करने के लिए बोला जाता है। कोई ना, अगर ऐसा कुछ हॉस्पिटल वाले करते हैं तो ऑब्जेक्शन करो, उस आइटम को अपने बिल से हटवाओ, हक है आपका। खैर, मैं इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ कि मैक्सिमम डॉक्टर्स स्कैमर नहीं हैं, लेकिन जो स्कैमर्स हैं उन अनएथिकल डॉक्टर्स की वजह से ही पूरी डॉक्टर कम्युनिटी का नाम खराब हो रहा है। डॉक्टर्स को अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा और बिना किसी लालच के पेशेंट्स का इलाज करना होगा, क्योंकि जिस प्रोफेशन को दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन माना जाता है, अपने फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए उस पर्टिकुलर प्रोफेशन पर धब्बे लगना सही नहीं है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, इन सभी हॉस्पिटल स्कैम से बचने के लिए आपको डॉक्टर नहीं बनना है, बस स्मार्ट बनना है। खैर, इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैंसर होने से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो। क्लिक करो और जरूर देखो।